हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के आगे के टॉपिक सुपर कीवर्ड एंड देन आफ्टर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के बारे में। पिछले लेक्चर में आपको ख्याल होगा हमने देख लिया था सभी टाइप के इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने देखा था सिंगल टाइप, देन आफ्टर मल्टी लेवल एंड देन आफ्टर हायरार्किकल। तब हमने वहां पर बात की थी कि हमारे पास मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली। चलिए, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सुपर कीवर्ड के बारे में। आखिर सुपर कीवर्ड को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो देखिए, ये सुपर कीवर्ड जो है वो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच में ही चलता है। मतलब कि आपको किसी ना किसी तरह से अपने प्रोग्राम में इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सबसे पहले एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करूंगा। तो हम सभी को मालूम है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो कि आपको एक पेरेंट क्लास चाहिए और एक चाइल्ड क्लास चाहिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेरेंट क्लास बनाया क्लास ए एंड देन आफ्टर मैंने एक बनाया चाइल्ड क्लास क्लास बी। क्लियर। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, क्लास ए के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 3 एंड देन आफ्टर इसी के अंदर मैं एक मेथड डिस्प्ले करूंगा, फॉर एग्जांपल गेट एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन आफ्टर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, साथ ही साथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम प्रिंट करवाना चाहते हैं ए नाम के वेरिएबल को। क्लियर। चलिए, तो अब होगा क्या कि जब भी हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इनडायरेक्टली हम इस ए को भी अलग से एक्सेस कर सकेंगे और साथ ही साथ गेट वाली मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। राइट। तो चलिए, हम यहाँ पर अब मेन क्लास के अंदर बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल O1। ठीक है, देन आफ्टर O1 की मदद से हम क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, क्या कॉल कर सकते हैं, गेट वाली मेथड को। तो सिंपल यहाँ पर हमने लिख दिया O1 डॉट गेट। क्लियर। तो चलिए, अब इस वाले प्रोग्राम को हम यहाँ पर करते हैं कंपाइल जावा सी, देन आफ्टर क्लास का नेम इनहेरिटेंस डॉट जावा। कंपाइल हो जाने के बाद हमें करना है इसको रन जावा इनहेरिटेंस। तो अब आप देख सकते हो फ्रॉम क्लास ए जो कि हमारी गेट वाली मेथड एंड देन आफ्टर उसी के अंदर ए को हमने प्रिंट करवाना चाहा, वो भी एक ही साथ प्रिंट होकर आ गया। क्लियर। चलिए, अब हम क्या करेंगे, बी क्लास के अंदर हम उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल इंटीजर बी इज इक्वल टू 5 एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पर अगेन एक मेथड क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल शो। ठीक है, इसके अंदर मैं यही वाली दोनों लाइन ले लूंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहेंगे फ्रॉम क्लास बी एंड देन आफ्टर हम प्रिंट करवाएंगे बी वाले वेरिएबल्स को। ठीक है, तो चलिए, अब मैंने सेव किया। तो अब हम जैसे ही O1 डॉट गेट कॉल करते थे उसी तरह अब आप O1 की मदद से क्या कॉल कर सकते हो, शो मेथड को। राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, O1 डॉट शो। चलिए, अब हमने सेव किया, अगेन फाइल को किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तब आप देख सकते हो फ्रॉम क्लास बी भी आ चुका है और बी की वैल्यू भी आ चुकी है 5। क्लियर। तो इतना तो हमने अब तक देख लिया था। ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल इनहेरिटेंस। राइट, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ये हमारा एक पेरेंट क्लास हो गया क्लास ए और उसी तरह से हमारे पास है हमारा क्लास बी जो कि है एक चाइल्ड क्लास। क्लियर। ओके, अब हमें क्या करना है, सपोज मेरे पास जो ये ए वाला वेरिएबल है, राइट, ए इज इक्वल टू 3, तो वही सेम वेरिएबल मुझे यहां पर अगर क्रिएट करना हो तो चलिए, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, अब हमें गेट वाली मेथड को कॉल नहीं करना, थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं। कमेंट, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉल किया शो वाली मेथड को। तो होगा क्या, यहाँ पर शो वाली मेथड आपकी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन शो वाली मेथड के अंदर सबसे पहले प्रिंट होगा फ्रॉम क्लास बी, उसके बाद प्रिंट होगा आपका ए वेरिएबल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए वेरिएबल की वैल्यू अब 5 आएगी या फिर ऊपर जो आपने डिक्लेयर की थी 3, वो 3 आएगी। क्योंकि देखिए, आपने इनहेरिटेंस तो क्लास ए में से किया था ना, तो ये सभी प्रॉपर्टीज इनडायरेक्टली कहां पर अवेलेबल थी, क्लास बी के बॉडी में ही अवेलेबल थी, हमें सिर्फ दिखाई नहीं दे रही। राइट, यही तो इनहेरिटेंस का रूल था। तो ऑलरेडी ए नाम का वेरिएबल यहां पर क्लास बी के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने क्या किया, अगेन एक दूसरा ए वाला वेरिएबल बनाया। तो अब देखना यह है कि यहां पर जैसे हमने प्रिंट की ए की वैल्यू, तो वो 3 आएगी या 5 आएगी, आप गेस कर सकते हो। चलिए, यहां पर मैंने फिलहाल किया फाइल को कंपाइल देन आफ्टर रन। तो देखिए, ए की वैल्यू क्या आई, 5 आई। ठीक है, मतलब कि जो पुरानी वैल्यू थी वो नहीं आ रही है, हमारी नई वैल्यू आ रही है।
ठीक है, तो ऐसा किस लिए हुआ? तो ऑब्वियसली जब हमने ऊपर से इनहेरिटेंस किया था तो ये वाली लाइन यहाँ पर आ चुकी थी, ठीक है, क्लास बी के अंदर, लेकिन हमने दोबारा ए को बनाया। तो जब भी आप चाइल्ड क्लास के अंदर कोई नई प्रॉपर्टी बनाते हो जो कि ऑलरेडी पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो फिर वो नई प्रॉपर्टी ही परमानेंट एग्जिस्ट करती है, पुरानी प्रॉपर्टी जो थी वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिक, या फिर आप बोल सकते हो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। पुरानी ए की वैल्यू थी 3, तो अब नई आपने डाल दी a = 5। क्लियर? तो इस तरह से ऑलवेज एंड ऑलवेज चाइल्ड क्लास की ही प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। पेरेंट क्लास की और चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी अगर सेम टू सेम है, यानी कि उसका नेमिंग कन्वेंशन एकदम परफेक्ट सेम टू सेम, तो फिर ऑलवेज चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी ही यहाँ पर आउटपुट के अंदर आपको दिखने वाली है, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर मुझे ये नया वाला ए भी प्रिंट करना है और पुराना वाला ए की वैल्यू भी प्रिंट करनी है, तो फिर आप किस तरह से कर सकते हो? क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ क्या? देखिए मैंने 2 बार लिखा, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर हम सभी को मालूम है 2 बार क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, राइट। ए की जो नई वैल्यू थी वो, देखिए। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर नए यानी कि चाइल्ड क्लास की ए की वैल्यू भी प्रिंट करनी है और साथ ही साथ दूसरी लाइन में मुझे पेरेंट क्लास की ए की वैल्यू भी प्रिंट करनी है। तो सोचिए आप ऐसा किस तरह से आखिरकार हम कर सकते हैं? हाँ, मेन के अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना है, मेन के अंदर तो मुझे ओनली एंड ओनली शो को ही प्रिंट करना है, सिर्फ यही मेथड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और इसी मेथड में से मुझे नए वाली ए की वैल्यू यानी कि चाइल्ड क्लास वाले ए की वैल्यू भी चाहिए और साथ ही साथ पेरेंट क्लास के ए की वैल्यू भी चाहिए। तो सोचिए ऐसा आप किस तरह से कर सकते हो? देखिए, तो अब यहाँ पर यूज में हमें लेना है सुपर कीवर्ड, ठीक है। सुपर कीवर्ड क्या है? तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो, सुपर कीवर्ड को हम पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद प्रॉपर्टी को रिट्राइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन, पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद कोई भी प्रॉपर्टी हो, फिर चाहे वो कोई वेरिएबल हो या फिर कोई मेथड हो, उसको आपको डायरेक्टली रिट्राइव करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो आप बड़ी ही आसानी से उसको रिट्राइव कर सकते हो विथ यूजिंग सुपर कीवर्ड, ठीक है। देखिए किस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट एलन के अंदर डायरेक्टली ए लिखते हैं, ठीक है, तो ए की वैल्यू तो क्या आएगी? यहाँ पर जो आपने नया वाला ए वेरिएबल बनाया वो आएगी ना 5, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं कमेंट के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा 5। क्लियर? ओके, अब मैं यहाँ पर ऐसा तो क्या लिखूं कि मेरा पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद ए की वैल्यू आ जाए 3। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया, पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आपको खींचना है, उसको रिट्राइव करना है, तो फिर आपको यूज में लेना होगा सुपर कीवर्ड। देखिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा सुपर एंड देन करूंगा डॉट। ध्यान रखिएगा इसकी सिंटैक्स, सबसे पहले आपको लिखना है सुपर कीवर्ड एंड देन आफ्टर करना है डॉट। अब जैसा ही आपने इस तरह से लिखा सुपर डॉट, तो फिर आपका प्रोग्राम का फ्लो डायरेक्टली पेरेंट क्लास के अंदर आ गया, यहां पर आपकी कर्सर आ गई, ऐसा इमेजिन कीजिए। अगेन, जैसा ही आपने लिखा सुपर डॉट, तो फिर आपका प्रोग्राम का फ्लो आपके पेरेंट क्लास के अंदर आ गया। तो अब आपका प्रोग्राम पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। ए करवाना चाहते हो तो ए लिखो, गेट मेथड करवाना चाहते हो तो गेट लिखो। फिलहाल हमें किसकी जरूरत है? ए की जरूरत है, तो मुझे यहां पर लिखना है सिंपल ए, दैट्स ऑल। तो सुपर डॉट ए यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर वाला ए, दैट्स ऑल। अगेन, सुपर डॉट ए यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर जाओ सबसे पहले और वहां से आपको क्या कॉल करना है? ए। तो यहाँ पर ए अवेलेबल है, यस, तो फिर वो ए कॉल हो जाएगा। तो मतलब कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 3, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। यहाँ पर अगेन मैंने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर हमने किया रन। तो अब देखिए सिंपल ए की वैल्यू परफेक्टली 5 मिल चुकी है और नोटिस कीजिए सुपर डॉट ए की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई, ठीक है। तो हमें यही तो चाहिए था, पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल को प्रिंट कराना था, राइट। तो पेरेंट क्लास के अंदर जाने के लिए आपको कंपलसरी क्या लिखना होगा? सुपर डॉट। सुपर डॉट जैसे ही लिखो मतलब कि आप डायरेक्टली पेरेंट क्लास के अंदर पहुंच गए। अब वहां से आपको डिसाइड करना है कि आपको ए को कॉल करना है या फिर गेट को कॉल करना है। क्लियर? ओके, चलिए अब एक और बात, सपोज मुझे यहाँ पर गेट को कॉल करना है, तो फिर आप यहाँ पर किस तरह से कर सकते हो? आप बोलोगे कि सर यहाँ पर मैं इस तरह से तो कर ही सकता हूँ ना, अब मुझे यहाँ पर सुपर कीवर्ड लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है।
राइट, क्योंकि गेट का नाम तो कहीं पर कोलाइड नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर तो हमने क्यों सुपर कीवर्ड लिखना पड़ा, क्योंकि ए नाम का वेरिएबल चाइल्ड क्लास में भी था और पेरेंट क्लास में भी था, इसलिए। अदरवाइज तो डायरेक्टली आप ये वाला ए यहाँ पर लिखते तो डायरेक्टली ऊपर वाला ही एक्सेस होगा, राइट। तो देखिए गेट के साथ कैसा है, गेट तो ओनली एंड ओनली कहाँ पर मौजूद है, पेरेंट क्लास के अंदर ही मौजूद है, राइट। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर गेट को कॉल कर दो, चलेगा। सुपर कीवर्ड अब यहाँ पर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया, फाइल को कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए पूरी आपकी गेट मेथड प्रिंट होकर आ गई फ्रॉम क्लास ए एंड देन आफ्टर ए की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर भी सुपर कीवर्ड को लिख सकते थे, सुपर डॉट गेट, तो इसका मतलब भी वही हुआ ना, पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद गेट मेथड, ठीक है। तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन मैंने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो फिर भी आपका आउटपुट वही आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो कब हमें सुपर लिखना चाहिए और कब नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, इसका एक और मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। देखिए सपोज ये वाली गेट मेथड यहाँ पर है ना, मैंने अगेन चाइल्ड क्लास बी के अंदर भी बनाई गेट मेथड, लेकिन अब मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम क्लास बी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फ्रॉम क्लास बी। मैन के अंदर अगेन मैं रिपीट करूंगा, मैन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ शो मेथड को ही कॉल करना है और किसी भी मेथड को नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पर शो मेथड को कॉल किया, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आएगा, ये सब कुछ एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो शो नाम की मेथड के अंदर अगर हमने सिंपल कॉल किया गेट को, तो चलिए अब बताइए अब ये कौन सी वाली गेट मेथड को कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास वाली या फिर पेरेंट क्लास वाली, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली ये वाली गेट मेथड किसकी कॉल होगी, चाइल्ड क्लास वाली ही कॉल होगी, समझिए। जैसा अभी अभी हमने सिनेरियो देखा वेरिएबल के साथ, राइट, कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नाम वाला वेरिएबल बना हुआ होगा, तो फिर वो डायरेक्टली एक्सेस किसको करेगा, ओनली चाइल्ड क्लास वाले को ही, ठीक है। उसकी पुरानी मेथड, उसकी पुरानी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। उसी तरह आपने शो के अंदर देखिए किस वाली मेथड को कॉल किया, गेट मेथड। तो गेट वाली मेथड तो यहाँ पर है ही बी क्लास के अंदर, लेकिन जैसे ही आपने इनहेरिटेंस किया था तो इनडायरेक्टली ये गेट वाली मेथड ऑलरेडी यहाँ पर तो थी ही ना, यानी कि क्लास बी की बॉडी के अंदर दो गेट मेथड है, एक ऊपर से आई हुई और एक अपनी खुद की। तो अब देखना ये है जब आपने गेट मेथड कॉल की तो पेरेंट क्लास वाली गेट मेथड कॉल होगी या फिर चाइल्ड क्लास वाली। ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा ही लिया होगा, राइट, कि चाइल्ड क्लास वाली ही मेथड कॉल होगी। देखिए अगेन हमने सेव किया, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए फ्रॉम क्लास बी, ठीक है, यानी कि यही वाली गेट मेथड हमारी कॉल हो रही है, राइट। तो अब हमें पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल करना हो तो हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर सिंपल लिखना होगा सुपर डॉट गेट, क्लियर। सुपर यानी कि आप चले गए अब पेरेंट क्लास के अंदर, तो पेरेंट क्लास के अंदर जैसे आप यहाँ पर गए, आपने किसको कॉल किया, गेट वाली मेथड को, तो अब जाकर आपकी ये वाली गेट मेथड कॉल होगी, ठीक है। चलिए सेव, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब आप देख सकते हो फ्रॉम क्लास ए आपकी मेथड रन हो गई, यानी कि ऊपर पेरेंट क्लास वाली गेट मेथड, क्लियर। तो इस तरह से आप सुपर कीवर्ड की मदद से पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद सभी प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। सुपर कीवर्ड की मदद से मैंने आपको दो चीज बताई, एक तो आप पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो और पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए तो ये था हमारा सिनेरियो सुपर कीवर्ड को यूज करने का, क्लियर। ओके, चलिए अब इनहेरिटेंस के अंदर अगर सपोज मेरे पास क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हो तो क्या होगा, चलिए तो एक सिनेरियो हम वो भी देख लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पर पेरेंट क्लास के अंदर मैं बना रहा हूँ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पर मैंने लिखा सिंपल क्लास ए। चलिए देन आफ्टर ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब उसी तरह से मैंने यहाँ पर बनाया क्लास बी वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर मैंने सिंपल प्रिंट किया क्लास बी, ठीक है। चलिए अब होगा क्या, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम सभी को मालूम है ना, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे
अगर उस क्लास के अंदर उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा तो वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास ए का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट तो है ही, यानी कि क्लास ए का कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, तो उसकी बॉडी डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमें यहाँ पर कोई भी चीज कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने किया सेव, देन आफ्टर अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए क्लास ए प्रिंट होकर आ गया। देखिए यानी कि ये क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होकर आ गया। क्लियर। चलिए अब इनहेरिटेंस के रूल के मुताबिक अगर हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यानी कि क्लास बी का, ठीक है, तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? क्लास बी का कॉल होगा या फिर क्लास ए का? चलिए देखते हैं। सेव किया सबसे पहले फाइल को, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज, सबसे पहले क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन आफ्टर क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। समझ रहे हो? सबसे पहले क्लास ए का एंड देन आफ्टर क्लास बी का। ठीक है, क्यों? हमने तो ऑब्जेक्ट क्लास बी का बनाया है, तो ओनली एंड ओनली क्लास बी का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था ना। ठीक है, हमने यहाँ पर किसी भी तरह से सुपर को भी कॉल नहीं किया। हाँ, अगर हमने सुपर को कॉल किया होता तो फिर चांसेस थे कि हमारा पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिंपल क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो रूल के मुताबिक क्लास बी का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था, लेकिन कॉल हुआ साथ ही साथ क्लास ए का, और वो भी सबसे पहले कॉल हुआ। देखिए क्लास बी का तो सबसे लास्ट में हुआ। तो ऐसा सिनेरियो क्यों हुआ? देखिए समझते हैं। अगर आपने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और अगर वो क्लास किसी और क्लास में से इनहेरिट कर रहा होगा, तो फिर वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है, ये रूल है। अगेन, अगर जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, वो क्लास किसी का चाइल्ड क्लास है, तो सबसे पहले क्या होगा? उस पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल होगा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एंड देन आफ्टर करंट यानी कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो अगेन हम रिपीट करेंगे। देखिए हमने एक और क्लास बनाया क्लास सी, ठीक है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी में से। तो आप समझ ही गए होंगे, हमने यहाँ पर क्रिएट किया है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लास ए का चाइल्ड क्लास है बी और बी का चाइल्ड क्लास है सी। ठीक है, तो रूल के मुताबिक हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे क्लास सी का ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब आप गेस कर सकते हो, जैसे हमने क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर कंस्ट्रक्टर कौन से क्रम के अंदर एग्जीक्यूट हो गए? चलिए मैंने सेव किया फाइल को, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए सबसे पहले हुआ पेरेंट क्लास ए का, देन आफ्टर बी एंड देन आफ्टर सी। ठीक है, तो ऐसा किस तरह हुआ? ऑब्जेक्ट बनाया हमने क्लास सी का, तो देखिए क्लास सी का कोई पेरेंट क्लास है क्या? नहीं, वो सबसे पहले चेक करेगा। यस, पेरेंट क्लास है बी, तो यहाँ पर गया फ्लो। तो क्लास बी का अगेन कोई पेरेंट क्लास है? यस, क्लास ए, तो अगेन हमारा फ्लो यहाँ पर गया। तो अब हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा देन आफ्टर क्लास बी वाला एंड देन आफ्टर क्लास सी वाला। ठीक है, तो ये भी एक रूल खास ध्यान में रखेगा इनहेरिटेंस के अंदर। अगर कोई भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद है तो सबसे पहले पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद उसके चाइल्ड का, और उसके बाद उसके अगेन नीचे वाले रूट वाला चाइल्ड का। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कॉल होते रहेंगे आपके कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में ये बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है। क्लियर? तो चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सिंगल लेवल हो या फिर इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो। ठीक है, जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले कॉल होगा आपका पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर। क्लियर? ओके, चलिए तो ये था सिंपल एक सिनारियो। इनहेरिटेंस करते वक्त आपको कंस्ट्रक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अब ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, चलिए उसको हम देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ये जो ऑपरेटर है वो चेक करेगा, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर चेक करेगा कि जो आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है वो कोई स्पेसिफिक क्लास का है या नहीं। सपोज अगर मुझे चेक करना है कि O1 जो ऑब्जेक्ट है वो क्या सी क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट है ना, कोई और क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जस्ट इस तरह से मुझे चेक करना है और कुछ भी नहीं। हाँ, हमें देखने से तो पता चल ही रहा है ना इस सिंटेक्स के मुताबिक कि O1 जो है वो क्लियर कट सी क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको प्रोग्रामेटिकली प्रूव करना है कि सर O1 जो है ना वो कंप्लीट 100% सी क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा प्रूव करने के लिए आप यूज में ले सकते हो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर।
उसकी सिंटेक्स क्या है, तो मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट का नेम, देन आफ्टर स्पेस करने के बाद आपको लिखना है इंस्टेंस ऑफ, देन आफ्टर आपको लिखना है क्लास नेम। बस इसी तरह की सिंटेक्स है। थोड़ी सी वियर्ड है क्योंकि हमें यहाँ पर बीच में स्पेस लगाना है, ठीक है। तो इसी सिंटेक्स को फॉलो करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे O1, ठीक है, O1, उसके बाद हमें कीवर्ड लिखना है इंस्टेंस ऑफ, एंड देन आफ्टर हमें स्पेस देकर लिखना है क्लास का नेम। क्लास का नेम है C, तो हमें यहाँ पर लिखना है C, दैट्स ऑल। तो इस तरह से सिंपल आपको चेक करना है। तो ये जो है वो आपको ट्रू या फिर फॉल्स, इस तरह से दो में से कोई एक बुलियन वैल्यू आउटपुट के अंदर देगा। या प्रोग्राम को पूछ रहे हो कि क्या O1 नाम का ऑब्जेक्ट क्लास C का ही ऑब्जेक्ट है ना। हम सभी को मालूम है कि ऑब्जेक्ट को हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं इंस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम है वन टाइप ऑफ, इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस, ठीक है। तो ये दो तरीकों से आप बोल सकते हो। तो आपने प्रोग्राम को पूछा क्या O1 जो है वो इंस्टेंस है क्या C का, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमें या तो ट्रू देगी या तो फॉल्स देगी। चलिए हमने फाइल को किया अगेन कंपाइल, एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए आउटपुट के अंदर में क्या मिला, ट्रू मिला। क्यों, क्योंकि यस O1 जो है वो क्लास C का ही तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमें यहाँ पर मिला इंस्टेंस ऑफ C, उसका आउटपुट ट्रू, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता A, देखिए अब क्या होता। चलिए सेव किया मैंने, कंपाइल किया, एंड देन आफ्टर रन किया, तो अब भी हमें क्या मिला, ट्रू मिला, ठीक है। तो किस तरह से ट्रू मिला, O1 जो है वो तो क्लास C का ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन हमने तो यहाँ पर चेक किया क्लास A के साथ, तो क्यों ट्रू मिला, क्योंकि आपने इनहेरिटेंस करवाया था। तो क्लास A का रेफरेंस क्लास B के अंदर गया था और क्लास B का रेफरेंस क्लास C के अंदर गया था। तो इनडायरेक्टली जब आप क्लास C का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्लास A की सभी बॉडी एक्सेस कर सकते हो, क्लास B की भी सभी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर मिला ट्रू। लेकिन कोई एक अलग हमने क्लास बनाया होता क्लास D, जिसका ऊपर वाले सभी क्लास से किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होता, और अगर हम उसके साथ कंपेयर करना चाहते कि क्या O1 जो है वो क्लास D का इंस्टेंस है या नहीं, तो अब जाकर हमें फॉल्स मिलता। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक एरर मिल गया कि भाई इनकम्पेटिबल टाइप C कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू D, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को इसी तरह से स्टॉप कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम ने ही यहाँ पर क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई O1 जो है वो डायरेक्टली आप D के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ये जावा का मेरे सिस्टम के अंदर एक नया वर्जन है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर हम पुराने वर्जन की बात करें तो आप यहाँ पर इस तरह से कंपेयर कर सकते थे और आउटपुट के अंदर आपको मिलता था फॉल्स। लेकिन इस नए जावा के वर्जन के अंदर आपको डायरेक्टली कंपाइल टाइम ही एरर देखने को मिल जाती है कि C क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्टेड नहीं हो सकता क्लास D के अंदर, ठीक है। कुछ इस तरह से एरर, क्लियर। तो मतलब कि आप इस तरह से अब कर भी नहीं सकते, ठीक है, चेक भी नहीं कर सकते। चलिए तो अगेन हम क्लास B के साथ भी एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। चलिए कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए यहाँ पर भी आ रहा है ट्रू, ठीक है। तो O1 का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है क्लास B के रेफरेंस में, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्लास A का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल A1, ठीक है। अब क्लास A जो है वो क्या है, हमारे पास टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो A1 को कंपेयर करेंगे सबसे पहले तो A क्लास के साथ ही, ठीक है। तो ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा। चलिए कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आ गया ट्रू। चलिए अब यहाँ पर मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ क्लास B के साथ। चलिए मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब देखिए आपको क्या मिला, फॉल्स मिला, ठीक है। तो A1 क्लास जो है वो क्या है, सॉरी A1 ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास A का, यानी कि पेरेंट क्लास का। लेकिन हमने कंपेयर किसके साथ कराया, चाइल्ड क्लास के साथ, ठीक है। तो इसलिए क्लास A का ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ क्लास A की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकोगे, ना कि क्लास B की, ठीक है। तो इसलिए आपको मिला फॉल्स। हाँ, अगर आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होता तो वो क्लास B का भी इंस्टेंस माना जाएगा, क्लास A का भी इंस्टेंस माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेकआउट करते रहना है इंस्टेंस ऑफ। इस वाली चीज को आप और कहां पर एक्सेस कर सकते हो और कहां पर यूज में ले सकते हो। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को सिर्फ ट्रू और फॉल्स प्रिंट कराने के लिए हमें यूज में नहीं लेना है। ऑफिशियली आप इसको कहां पर यूज में लोगे, आप चेक करने के लिए यूज में लोगे कि आपने परफेक्टली इनहेरिटेंस किया है या नहीं। अगर आपका ऑब्जेक्ट
ट्रू है या फिर आपका ऑब्जेक्ट किसी पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस है, तो ही आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को आगे बढ़ाओगे। यानी कि आप यहाँ पर इफ एल्स के द्वारा भी ले सकते हो इसको यूसेज में। देखिए आप ये वाला जो है, ठीक है, वो पूरा का पूरा एज अ कंडीशन यहाँ पर भी लिख सकते हो, राइट। हमें मालूम है ना कि इफ के अंदर या तो ट्रू कंडीशन आनी चाहिए या तो फॉल्स कंडीशन आनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम यहाँ पर कोई ऑपरेटर की मदद से ही कंडीशन बनाएं, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, राइट। हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके भी एक कंडीशन बना सकते हैं इस तरह से। अब चलिए मैंने यहाँ पर लिखा ये वाला सिंटेक्स, ठीक है। क्या A1 जो है वो क्लास A का इंस्टेंस है? यस, हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें मालूम है हमारा प्रोग्राम का फ्लो कहाँ पर जाएगा? इफ के अंदर जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं system.out.println, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यस, ठीक है। और उसी तरह से ये वाली लाइन हमने कर ली कॉपी और यहाँ पर प्रिंट कर दी एल्स के अंदर। चलिए, और एल्स के अंदर हमने लिख दिया नो। चलिए, तो अब मैंने सेव किया, अगेन फाइल को किया कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो देखिए क्या आ गया? यस, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए हमें आउटपुट के अंदर मिला यस। लेकिन अगर हम A1 को कंपेयर करना चाहते हैं क्लास B के साथ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये कंडीशन क्या आएगी? फॉल्स आएगी। तो जैसे कंडीशन फॉल्स आई, आपका प्रोग्राम का फ्लो क्या एग्जीक्यूट करेगा? एल्स वाली बॉडी। चलिए, तो अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए आ गया नो, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन किया कि आप इस तरह से इफ एल्स की मदद से कोई भी लॉजिक आगे लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ के अंदर सिर्फ प्रिंट ही कीजिए। अगर ये ट्रू है तो फिर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज वाला लॉजिक यहाँ पर इफ की बॉडी के अंदर लगा दो। अदरवाइज सिस्टम एल्स के अंदर आप क्या करा दो? कोई एरर को शो करा दो मैसेज के अंदर, ठीक है, कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नॉट वैलिड इनहेरिटेंस। इस तरह का कोई भी आप मैसेज प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑफिशियली इंस्टेंस ऑफ का यूज करना है इफ एल्स कंडीशन के अंदर, या फिर कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यह था हमारा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, इस तरह की सिंटैक्स है, ठीक है। चलिए, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का एग्जाम्पल। क्लियर? तो इस तरह से आज के सेशन के अंदर हमने देखा सुपर कीवर्ड और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर आगे जाकर हम देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है, लेकिन वो हम आज के लेक्चर के अंदर नहीं देख रहे क्योंकि उसका एक रीजन है। एक्सेस मॉडिफायर्स जावा के अंदर टोटल 4 है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तो थे ही, एक और नया है डिफॉल्ट, ठीक है। जब हम एक फ्यूचर के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे पैकेज करके, तो उस पैकेज वाले चैप्टर के अंदर हम उस चारों को डिटेल के अंदर देखेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं, राइट। अब हमारा ये जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा था वो आज के सेशन के अंदर एंड हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, लेकिन तब तक इनहेरिटेंस का कंप्लीट सिनारियो आप देख लीजिए, ठीक है, कंप्लीट उसका रिवीजन कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? चलिए, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।